नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। देखिए, यूपी में निकाय चुनाव कब होंगे, इस पर आज तस्वीर साफ हो सकती है, क्योंकि आज हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में निकाय चुनाव को लेकर सुनवाई होगी। कोर्ट के फैसले पर भाजपा के साथ साथ सपा और बसपा की भी नजरें टिकी हुई हैं। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने पर आज 20 दिसंबर तक रोक लगाई है। ऐसे में आज फिर से मामले में सुनवाई होगी। अगर हाईकोर्ट यूपी सरकार के जवाब से संतुष्ट होती है तो फिर इसमें फैसला अपना सुना सकती है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया था कि फैसला आने तक अंतिम आरक्षण की अधिसूचना को नहीं घोषित करेंगे। देखिए, हाईकोर्ट ने ओबीसी को उचित आरक्षण का लाभ दिए जाने और सीटों के रोटेशन के मुद्दे को लेकर दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया। आज इसी मामले में सुनवाई होगी, जो कि 21, 22 और 23 दिसंबर तक चलेगी। अगर आज कोर्ट कुछ फैसला नहीं सुनाती है तो नगर निकाय चुनाव मार्च अप्रैल तक टल सकते हैं, क्योंकि 23 दिसंबर से 4 जनवरी तक कोर्ट बंद रहेगी और 16 फरवरी से बोर्ड के एग्जाम्स होने हैं। तो देखिए, या तो आज फैसला या फिर ये जो चुनाव है ये अप्रैल तक टल सकते हैं, मार्च अप्रैल तक। अधिसूचना जारी करने पर कोर्ट की तरफ से रोक लगाई गई थी। आज सुनवाई है, सरकार अपना पक्ष रखेगी। अगर कोर्ट इससे संतुष्ट होता है तो फिर कोई फैसला सुनाया जा सकता है। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रैन बसेरों का निरीक्षण किया। सीएम योगी ने रैन बसेरों में व्यवस्थाओं को परखा। इसी के साथ ही अधिकारियों को रैन बसेरों में जरूरी सुविधाओं को दुरुस्त करने के भी निर्देश दिए। सीएम योगी ने रेलवे स्टेशन और कचहरी बस स्टेशन के पास बने रैन बसेरों का निरीक्षण किया। इसी के साथ ही झूलेलाल मंदिर के पास बने रैन बसेरों में भी सीएम व्यवस्था देखने के लिए पहुंचे। यहां पर सीएम योगी ने जरूरतमंदों को कंबल बांटे। तो ये देखिए तस्वीरें हैं गरीबों के लिए, ये व्यवस्थाएं योगी सरकार की तरफ से। जरूरतमंदों को कंबल बांटे गए। देखिए, सर्दी का सितम शुरू हो चुका है और कोई भी व्यक्ति इस सर्दी के सितम से ना जूझे, रैन बसेरों की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। इसी के साथ ही जरूरतमंद लोगों को कंबल भी बांटे गए। झूलेलाल मंदिर के पास जो रैन बसेरा बना हुआ है उसका जायजा मुख्यमंत्री ने खुद लिया और व्यवस्थाओं को परखा कि क्या व्यवस्थाएं वहां पर दुरुस्त हैं, क्योंकि अक्सर ये दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ता है रैन बसेरों की जब व्यवस्था सुचारू नहीं होती। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सर्दी के इस मौसम में खुद जाकर रैन बसेरों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि रैन बसेरे सुचारू रूप से चलने चाहिए। जरूरतमंदों को सारी जरूरत की सुविधाएं जो हैं वो मिलनी चाहिए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री कंबल बांटते हुए। और देखिए, ठंड के साथ कोहरे से अब परेशानी बढ़ सकती है। आज भी छाया रह सकता है घना कोहरा। सोमवार को कोहरे के चलते कई जगह पर हादसे हुए थे। सोमवार को 40 से ज्यादा गाड़ियां कोहरे के चलते आपस में टकरा गई थी और कल हुए सड़क हादसों में 9 लोगों की मौत हो गई थी, 80 लोग घायल हुए थे। दर्दनाक हादसे कोहरे की वजह से हुए और अभी आने वाले दिनों में कोहरे की वजह से दिक्कतें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। 80 लोग घायल हो चुके हैं। देखिए, बीते कल जो एक्सीडेंट हुआ था, 9 लोगों की मौत हो गई थी। अब ऐसे में आने वाले दिनों में क्योंकि कोहरा ज्यादा रहेगा, तो आपसे हम भी यही अपील करते हैं कि आप संभल कर चलिए और अपनी सुरक्षा खुद कीजिए, क्योंकि कोहरे की वजह से जगह जगह पर हादसे की कई तस्वीरें सामने आई हैं जो कि विचलित करती हैं। सोमवार को 40 से ज्यादा गाड़ियां कोहरे की वजह से टकरा गई थी और कल जो हादसा हुआ उसमें 9 लोगों की मौत हो गई, 80 लोग देखिए उसमें घायल हो गए थे। उत्तर प्रदेश में निवेश जुटाने गए मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री बैठक करेंगे। 22 दिसंबर को सीएम योगी मंत्रियों से मुलाकात करेंगे और निवेश के प्रस्तावों पर सीएम योगी उनसे चर्चा करेंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियों की समीक्षा भी मुख्यमंत्री की तरफ से की जाएगी। देखिए, कई ऐसे मंत्री जो कि विदेशों में निवेश जुटाने के लिए गए थे और ऐसे में इन्वेस्टमेंट को लेकर इन्हीं मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बैठक के जरिए चर्चा करेंगे और निवेश के प्रस्तावों को लेकर दरअसल देखिए ये चर्चा होगी। और देखिए, वहीं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले विदेश दौरे से लौटने के बाद मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि उन्हें विदेश दौरे पर बहुत अच्छा और उत्साहजनक रिस्पांस मिला है। जर्मनी और स्वीडन में यूपी में निवेश के प्रति एक खास आकर्षण देखने को मिला और अब यूपी अगला इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनेगा और भारत का ग्रोथ इंजन कहलाया जाएगा। जितिन जी, आप तकरीबन 3 देश का दौरा आपने किया, ये रोड शो किए, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट एक हैशटैग चला, क्या विदेशों में जब आप लोग गए इसका एक अच्छा रिस्पांस मिला? बहुत अच्छा रिस्पांस और उत्साहजनक वहाँ के तीनों देशों में जहाँ मैं गया हूँ, जर्मनी, बेल्जियम और स्वीडन,
और मैं कह सकता हूँ कि एक खास आकर्षण उत्तर प्रदेश के प्रति वहाँ के उद्योग जगत में देखने को मिला है। लोगों की रुचि भी है और अधिकतर जो ये देखा गया कि जो इन्वेस्टमेंट आता था वो दक्षिण भारत या पश्चिमी भाग के देश के वहाँ जाता था। अब आप देखिएगा उत्तर प्रदेश अगला इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनेगा और भारत का ग्रोथ इंजन जो आप कहेंगे आने वाले समय में उत्तर प्रदेश होगा। आपने बात कही कि केवल एमओयू नहीं रहेगा, वो सवाल मैं पूछने वाला भी था, क्योंकि विपक्ष ने इसको ट्वीट भी किया, कहा कि केवल कागजों पर ये हो रहा है, दिखावा है। ऐसा है ना, ये पहले हुआ करता था, सब जानते हैं, जग जाहिर कि कागजों पे होता था। मगर जब तक भारतीय जनता पार्टी सरकार आई है, केंद्र में भी और प्रदेश में भी ये धरातल पे काम करने पे विश्वास रखती है। नेतृत्व के प्रति सम्मान है, उम्मीद है, विश्वास है और आप देखिएगा कि आने वाले समय में क्या परिणाम आते हैं। शिवपाल सिंह यादव प्रयागराज के दौरे पर हैं और आज शिवपाल यादव मीडिया से मुखातिब होंगे। माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी में मिलने वाली जिम्मेदारी पर वो अपनी चुप्पी तोड़ सकते हैं या फिर वो सरकार पर भी निशाना साध सकते हैं। देखिए, सुबह 9 बजे शिवपाल यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि सपा में उनको क्या जिम्मेदारी मिलेगी इस पर भी वो अपनी बात कुछ रख सकते हैं। इसके अलावा सरकार पर निशाना साधते हुए शिवपाल यादव नजर आएंगे। सुबह 9 बजे शिवपाल यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शिवपाल यादव को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर सपा में शिवपाल यादव को जिम्मेदारी क्या मिलेगी, क्योंकि बार बार मीडिया से जब मुखातिब हो रहे हैं अखिलेश यादव तो उनकी तरफ से इस बात का जिक्र किया गया कि शिवपाल यादव को कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी और अब तो शिवपाल यादव के पास अपनी कोई पार्टी भी नहीं है और ऐसे में शिवपाल यादव को क्या जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी में मिलती है, ये एक बड़ा सवाल है। आज 9 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जाहिर तौर पर मीडिया ये सवाल भी उनसे जरूर करेगी। ऐसे में क्या जवाब उनका रहता है, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। और चलिए अब बात करते हैं सपा विधायक इरफान सोलंकी की, जिनकी मुश्किलों में एक और इजाफा हो गया है। अखिलेश यादव के जेल में बंद इरफान सोलंकी से मुलाकात के बाद अब इरफान सोलंकी के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज हो गया। कानपुर पुलिस ने इरफान सोलंकी को बांग्लादेशी नागरिक को प्रमाण पत्र देने के मामले में आरोपी बनाया है। पुलिस की अगर माने तो इरफान सोलंकी को यह पता था कि कानपुर में बांग्लादेशी मूल के नागरिक रह रहे हैं और इस बात की जानकारी पुलिस को रिजवान से पूछताछ में हुई है। इंटेलिजेंस ब्यूरो, एटीएस और यूपीएसएफ ने रिजवान से पूछताछ की थी, जिसमें रिजवान ने यह बताया कि इरफान को बांग्लादेशी नागरिकों के कानपुर में रहने की जानकारी पहले से थी। संख्या 54/22 अंतर्गत धारा 419, 420, 467, 468, 471, 120, 13 विदेशी अधिनियम और 14 विदेशी विषयक अधिनियम में इरफान सोलंकी को गिरफ्तार किया गया है। प्रपत्र पाए गए थे हाजी इरफान सोलंकी के द्वारा हस्ताक्षरित। जब पुलिस अभिरक्षा में लेकर के पूछताछ किया गया तो अभियुक्त मोहम्मद रिजवान ने इस बात की तस्दीक की कि न केवल इन्होंने यह मुहैया कराया बल्कि इन्होंने हर संभव सहायता भी की। कल कानपुर जेल में बंद इरफान सोलंकी से मुलाकात करने के बाद अखिलेश यादव वापसी के वक्त गंगा बैराज पर रुके और इस दौरान अखिलेश यादव ने गंगा बैराज पर एक दुकान पर मैगी का स्वाद लिया। अखिलेश यादव के साथ सपा के विधायक अमिताभ वाजपेयी, कल्याणपुर से पूर्व विधायक सतीश निगम भी मौजूद थे। ये देखिए तस्वीरें, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब जेल में इरफान सोलंकी से मुलाकात करने के बाद वापस लौट रहे थे अखिलेश यादव। तो उस वक्त देखिए मैगी का स्वाद चखते हुए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अखिलेश यादव की। उनके साथ पूर्व विधायक भी मौजूद रहे, सपा के विधायक अमिताभ वाजपेयी भी उस वक्त पर अखिलेश के साथ मौजूद थे और कल्याणपुर से जो पूर्व विधायक हैं सतीश निगम, वो भी उनके साथ मौजूद रहे और मैगी का स्वाद चखते हुए गंगा बैराज पर अखिलेश यादव। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें उस वक्त की जब इरफान सोलंकी से मुलाकात करने के बाद वापस लौट रहे थे अखिलेश यादव। तो रास्ते में रुके और मैगी खाते हुए नजर आए। 17 दिन के बाद कल अखिलेश यादव को अपने विधायक इरफान सोलंकी की याद आई, जहां पर अखिलेश ने जेल में जाकर विधायक इरफान सोलंकी से मुलाकात की। तो सूबे की सियासत गर्म हो गई है। भाजपा ने इसे तुष्टीकरण की राजनीति बताया और कह दिया कि अखिलेश को आखिर इतनी देर के बाद क्यों याद आई।
क्योंकि इरफान सोलंकी 2 दिसंबर से जेल में बंद है। इरफान से मिले अखिलेश 24 के लिए MY संदेश। समाजवादी पार्टी कानूनी लड़ाई में उनके साथ है, हर तरीके से साथ है। विधायक के लिए लाल संग्राम, अखिलेश का आंदोलन वाला पैगाम। लगातार विरोध चलता रहेगा और समाजवादी पार्टी को अगर आंदोलन का भी रूप लेना पड़ा तो आने वाले समय में समाजवादी पार्टी तैयार रहे, आंदोलन भी छिड़ेगा। ये पहली बार है जब अखिलेश यादव ने अपने किसी विधायक के लिए इस तरह खुलकर आवाज उठाई है, क्योंकि जब आजम खान जेल में बंद थे तो अखिलेश पर कई बार सवाल उठे थे, लेकिन सपा विधायक इरफान सोलंकी के मामले में अखिलेश यादव ने किसी को बोलने का कोई मौका नहीं दिया, क्योंकि अखिलेश ने न सिर्फ जेल जाकर इरफान सोलंकी से मुलाकात की, बल्कि इरफान सोलंकी के लिए आखिरी दम तक लड़ाई लड़ने का ऐलान भी कर दिया। समाजवादी पार्टी कानूनी लड़ाई में उनके साथ है, हर तरीके से साथ है, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं समाजवादी लोग और आपके से ये कहना चाहते हैं, लगातार साजिश है कि समाजवादियों को परेशान करो, उन्हें जेल भेज दो, झूठे मुकदमे लगा दो। गौरतलब है कि इरफान सोलंकी 2 दिसंबर से कानपुर की जेल में बंद है। उन पर एक महिला की जमीन को कब्जाने की नियत से आग लगाने का आरोप है, लेकिन अब जिस तरह से अखिलेश यादव ने इरफान सोलंकी से जेल में मुलाकात की, भाजपा उसे मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति बता रही है। केवल मुस्लिम समाज को भ्रमित करने के लिए वोट बैंक उनका बना रहे, मजबूत रहे, इसके लिए आ रहे हैं, क्योंकि वो भयभीत है। अगर अखिलेश जी आजम खान साहब को देखने रामपुर जेल भी गए थे, सर गंगाराम अस्पताल में भी गए थे। इरफान सोलंकी हमारे MLA हैं और उनको भी फर्जी मुकदमे में फंसा दिया गया, तो उनकी तकलीफ को शेयर करने अगर वो चले गए हैं, क्योंकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो तकलीफ किस बात की है इसमें। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज कानपुर पहुंचे और जेल में बंद इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी से मुलाकात की। इरफान सोलंकी से बातचीत करने के बाद वो बाहर निकले और मीडिया को ब्रीफ किया। इस दौरान ABP गंगा ने उनसे उन पर लग रहे आरोपों पर सवाल किया। सबसे पहला सवाल MY कॉम्बिनेशन को था, यानी मुस्लिम तुष्टीकरण का जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा आरोप लगाया जा रहा है उस पर। लेकिन इस सवाल को सुनते ही अखिलेश यादव उखड़ गए और सीधे तौर पर कहा कि मैनपुरी और तमाम उपचुनावों के रिजल्ट को देखकर ये बात नहीं कही जानी चाहिए। मतलब एकदम साफ है कि अखिलेश नहीं चाहते कि मुस्लिम मोर्चे पर कोई उन्हें चुनौती दे, क्योंकि पहले सिर्फ बसपा उन्हें टक्कर देती थी, लेकिन अब भाजपा भी पसमानदा वोट के जरिए उन्हें टक्कर दे रही है। यही वजह है कि अखिलेश न सिर्फ खुलकर इरफान सोलंकी के समर्थन में उतर आए हैं, बल्कि जो नेता उन पर सवाल उठा रहे हैं उन्हें भी जवाब दे दिया है। लेकिन सवाल बड़ा यह है कि अखिलेश का यह दांव यूपी के मुसलमानों को क्या एकजुट कर पाएगा, क्योंकि आने वाला निकाय चुनाव मुस्लिमों के इर्द गिर्द ही लड़ा जाएगा। कानपुर से रतीश त्रिवेदी, ABP गंगा। कानपुर देहात से बड़ी खबर है। पूर्व शिवली थानाध्यक्ष राजेश सिंह गिरफ्तार हो चुके हैं। देखिए, पुलिस कस्टडी में युवक की मौत का मामला था ये, जिसमें गिरफ्तारी हुई है। राजेश सिंह को गिरफ्तार करके पुलिस ने जेल भेज दिया है। कन्नौज पुलिस अधीक्षक ने ये जानकारी दी। मामले की जांच के बाद राजेश सिंह को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। अभी जांच चल रही है और जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। 4 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। ये 4 अभियुक्त हैं: उप निरीक्षक प्रशांत गौतम, मुख्य आरक्षी सोनू यादव, मुख्य आरक्षी दुर्वेश कुमार तथा मुख्य आरक्षी अनूप कुमार। ये सभी तत्कालीन SOG टीम के सदस्य थे। उक्त घटना से संबंधित मुख्य नामजद आरोपी निरीक्षक राजेश सिंह, तत्कालीन थाना प्रभारी थाना शिवली को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। कल अखिलेश यादव ने पुलिस कस्टडी में मारे गए मृतक बलवंत सिंह के परिजनों से भी मुलाकात की और इस दौरान देखिए, अखिलेश यादव ने मृतक के परिजनों को 1 करोड़ की मदद करने की बात कही, तो वहीं सूबे की सरकार पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा कि पुलिस कस्टडी के अंदर सबसे ज्यादा मौत अगर कहीं हुई है तो वो यूपी में है। देखिए रिपोर्ट।
कस्टडी में मौत, बलवंत का गुनहगार कौन? अखिलेश ने उठाए सवाल, बलवंत की मौत पर सियासत ला। और ये पहली मौत नहीं है, ये कस्टोडियल डेथ उत्तर प्रदेश में पहली नहीं हुई है। इससे पहले भी कस्टोडियल डेथ उत्तर प्रदेश में हुई है। उत्तर प्रदेश की सियासत एक बार फिर गर्म है, फिर एक बार खाकी सवालों के घेरे में है, क्योंकि पुलिस कस्टडी में हुई बलवंत सिंह की मौत के मामले में सियासत उबाल मार रही। विपक्ष लामबंद होकर न सिर्फ पुलिस पर बल्कि सूबे की योगी सरकार पर निशाना साध रहा। और अब अखिलेश यादव ने जिस तरह से मृतक के परिजनों से मुलाकात की, उससे राजनीति और ज्यादा तेज हो गई, क्योंकि अखिलेश यादव ने अपनी तरफ से मृतक के परिजनों को 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद की, लेकिन सरकार से पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए की सहायता, सीबीआई जांच की मांग और पीड़िता की पत्नी शालिनी को सरकारी नौकरी देने की मांग भी कर डाली। मैंने मांग की है कि बलवंत सिंह के परिवार को 1 करोड़ रुपए की मदद हो। उनकी पत्नी शालिनी सिंह पढ़ी लिखी हैं, उन्हें सरकारी नौकरी मिले। जांच वो सीबीआई चाहती हैं या सिटिंग जज उनकी निगरानी में जांच हो। लेकिन अखिलेश यादव यही नहीं रुके, उन्होंने पुलिस कस्टडी में हो रही मौत के लिए सरकार के फेलियर को जिम्मेदार बता दिया। उत्तर प्रदेश आज देश में सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ हो रही हैं। जो सरकार ये कहे राम राज्य हम लाएंगे, क्या राम राज्य में इसकी जगह है कि पुलिस तय करेगी कि क्या करना है? क्या राम राज्य में ये तय करना, पुलिस को खुली छूट देना, ये किसने अधिकार दिए हैं? पहले से ही काफी ज्यादा हाई प्रोफाइल हो चुके इस मामले में अखिलेश यादव ने पीड़ित परिजनों से मुलाकात की। बलवंत की पत्नी, उसके पिता, उसके बच्चों से मुलाकात करने के बाद अखिलेश यादव ने सरकार की नीतियों पर जमकर हमला बोला। कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था की पीठ थपथपाई जाती है, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, ऐसा सरकार और सरकार के मंत्रियों द्वारा कहा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। गौरतलब है कि इससे पहले आगरा में अरुण वाल्मीकि, गोरखपुर में मनीष गुप्ता की मौत पुलिस कस्टडी में हुई थी। यही वजह है कि इस बार बलवंत सिंह की मौत के बाद सियासत गर्म है, क्योंकि मृतक का परिवार सरकार पर भरोसा तो जता रहा, लेकिन कार्रवाई पर सवाल भी उठा रहा। माननीय जी ने यही आश्वासन दिया हमको कि हम हमारी पार्टी की तरफ से जो होगा वो देंगे और मतलब आपको होगा, और उसके बाद हम आपकी बात सरकार तक पहुंचाएंगे। और आश्वासन दिया कि नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो हो सकेगा करा। 6 तारीख को FIR लिखाई जाती है, उसमें 12 तारीख को आप एक व्यक्ति को उठा करके पीट कर उसकी हत्या कर देते हैं। और एक हत्या के मुकदमे में अभी तक जो है आपने 4 लोगों को पकड़ा है और उनको रिमांड में लेकर कोई तथ्य खुलकर अभी सामने नहीं आए। हालांकि कार्रवाई के नाम पर थाना प्रभारी शिवली राजेश सिंह, रनिया थाना प्रभारी शिव प्रकाश सिंह, मैथा चौकी प्रभारी ज्ञान प्रकाश पांडे, दारोगा संपत सिंह, हेड कांस्टेबल विनोद कुमार, सिपाही महेश गुप्ता, SOG प्रभारी प्रशांत गौतम, SOG के आरक्षी जय कुमार, सोनू यादव, अनूप कुमार और दुर्गेश कुमार के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या ये बात निलंबन से खत्म हो जाएगी या फिर इंसाफ भी मिलेगा, क्योंकि एक परिवार ने अपना सब कुछ खो दिया है, जिसके घर का चिराग हमेशा के लिए बुझ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। गाजियाबाद से बड़ी खबर, भाजपा MLC दिनेश गोयल ने एक और लेटर जारी किया है। राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल पर आरोप लगाया। इस लेटर के जरिए अमर्यादित टिप्पणी करने का अनिल अग्रवाल पर आरोप लगाया है। कहा कि अनिल अग्रवाल ने फोन पर अमर्यादित भाषा बोली है। अमर्यादित टिप्पणी से मेरे दिल को ठेस पहुंची, ऐसा कहना है दिनेश गोयल का। राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल पर देखिए ये गंभीर आरोप लगाए गए हैं और कहा कि अमर्यादित टिप्पणी की है जिससे मेरे दिल को ठेस पहुंची है। दिनेश गोयल की तरफ से ये आरोप लगाए गए हैं अनिल अग्रवाल पर, जो कि राज्यसभा के सांसद हैं। कहा कि फोन पर मेरे साथ अमर्यादित टिप्पणी का इस्तेमाल किया गया, अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया गया। भाजपा MLC दिनेश गोयल ने एक और लेटर जारी करके ये आरोप लगाया है राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल पर। दिनेश गोयल ने कहा कि अमर्यादित टिप्पणी का प्रयोग किया गया, फोन पर मेरे साथ अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया गया। देखिए, गाजियाबाद भाजपा ने जो लेटर लिखा है भाजपा MLC ने, उसमें उसको लेकर अब घमासान मच गया। इससे पहले भी भाजपा MLC दिनेश कुमार ने एक लेटर जारी किया था, जिसमें उन्होंने राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल पर गंभीर आरोप लगाए थे। दिनेश कुमार ने केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल VK सिंह के खिलाफ 2024 लोकसभा चुनाव में साजिश का आरोप लगाते हुए एक लेटर जारी किया था और अब उन्होंने राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल पर
फोन पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। ये लेटर है वो जिसके जरिए उन्होंने ये आरोप लगाया, जिसमें उन्होंने अपने दिल की बात लिखी। एमएलसी दिनेश चंद गोयल का ये आरोप है कि स्वयं को लोकसभा का दावेदार वो प्रस्तुत करते हैं। इसी कारण वो नहीं चाहते कि माननीय सांसद जनरल वीके सिंह या फिर उनका परिवार गाजियाबाद के संपर्क में रहे, और इसीलिए उन्होंने षड्यंत्र रची और मुलाकात के आधार पर मुझे असफल करने की कोशिश की। ये देखिए, ये जो लेटर है, इससे पहले भी लेटर आ चुके हैं। तीसरा ये लेटर है जो दिनेश गोयल की तरफ से लिखा गया है और ये आरोप लगाए गए हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।